जय हिंद। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये फंडामेंटल राइट आज हम समझेंगे, जिसको क्या कहते हैं, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। संस्कृति व शिक्षा के अधिकार को आज हम समझेंगे। यह अनुच्छेद 29 और 30 में है, तो दोनों अनुच्छेदों को एक एक करके समझते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या कहा गया। संस्कृति, कल्चर व शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो अनुच्छेद 29 में क्या बोला हुआ है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। किनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है? माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, मतलब अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा करनी है। जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके इंटरेस्ट, उनके हितों की सुरक्षा करनी है, प्रोटेक्शन देना है उनके हितों को। तो माइनॉरिटीज किस बेसिस पे होते हैं? तो माइनॉरिटीज देखिए कल्चर के बेसिस पे हो सकते हैं। जैसे कोई ट्राइबल पीपल, तो उनका कल्चर अलग तरीका, तो क्या है, अल्पसंख्यक है। ठीक है, किसी का लैंग्वेज बहुत ही कम लोग बोलते हैं, 100 200 500 1000 10,000 लोग ही एक तरह का लैंग्वेज बोलते हैं। वो लैंग्वेज विलुप्त हो जाएगा, इनको संरक्षित नहीं किया गया। तो लैंग्वेज के आधार पर माइनॉरिटीज होता है। रिलीजन के आधार पर माइनॉरिटी होता है। जैसे मेजोरिटी ऑफ जनसंख्या हमारे देश में क्या है, हिंदू है, और माइनॉरिटी में कौन है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, तो क्या माइनॉरिटीज है। कास्ट के बेसिस पे भी होता है। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट मतलब किस लिपि की है, भाषा की, जैसे हिंदी कौन सी लिपि की है, देवनागरी। ठीक है, तो उसी तरह से अलग अलग भाषा जैसे होती है, जैसे इंग्लिश कौन सी लिपि की है, तो रोमन लिपि की। वैसे कुछ कुछ ट्राइबल भाषाएं हैं जिनकी लिपि बहुत अलग किस्म की है, तो उस आधार पे भी क्या कहा जाता है, माइनॉरिटीज का दर्जा दिया जाता है, लोगों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है। और माइनॉरिटीज माइनॉरिटीज के आधार पर किसी को हम कहीं रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। ये नहीं बोल सकते तुम माइनॉरिटी हो, तुम इस कास्ट को या इस रिलीजन को या इस कल्चर के, तो तुम इस ऑफिस में नहीं जा सकते। मतलब कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस या गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, वहाँ पे किसी को भी अल्पसंख्यक के आधार पर वहां से हटाया नहीं जा सकता या उनको रोका नहीं जा सकता। ठीक है, सबको वहां पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए, सबको एक बराबर ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट की रक्षा के बारे में बताया गया, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा। तो माइनॉरिटी किस आधार पर होती है आप समझ चुके हैं, कल्चर के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, स्क्रिप्ट कौन सी लिपि उसके आधार पर। ठीक है, और इस सब आधार पर हम किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कहीं आने जाने से, कुछ करने से, माने कोई सरकारी नौकरी, ऐसा हम नहीं बोल सकते कि जो मेजोरिटी है वही इसी नौकरी कर सकते, माइनॉरिटी नहीं कर सकती। नहीं, माइनॉरिटी को हम रोक नहीं सकते, माइनॉरिटी पे कोई अंकुश नहीं कर सकते उसके इस बेसिस पे कि आप माइनॉरिटी, इस बेसिस पे उनको हम रोक नहीं लगा सकते, उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 29 में यही बोला है। आर्टिकल 30 में या अनुच्छेद 30 में क्या बोला है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें क्या बोला? अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा संचालन का अधिकार। तो इसमें जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उनको क्या दिया गया है? छूट दी गई, अधिकार दिया गया कि ठीक है, आप अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब शिक्षा संस्थाएं बनाएं और उसको संचालन भी करें। उस आपको ये सब करने का क्या है? अधिकार है। तो जो अल्पसंख्यक हैं वो चाहे तो अपना स्कूल कॉलेज बना सकते हैं, अपनी धार्मिक शिक्षा वहां दे सकते हैं, चाहे अपना जो भाषा है उसको पढ़ा सकते हैं, अपने कल्चर के बारे में सिखा, संस्कृति के बारे में सिखा सकते हैं। ठीक है, अपनी लिपि के बारे में समझा सकते हैं। तो इस तरह से, जैसे मदरसा देखा होगा आपने, मदरसा मुस्लिम कम्युनिटी जो है, इस्लामिक कम्युनिटीज जो है, उनके द्वारा संचालित रहती है, वही लोग स्थापना करते हैं इसको और संचालन भी करते हैं। जैसे संस्कृत विद्यालय देखिएगा आप, संस्कृत जो भाषा है बहुत कम होती जा रही थी, कहीं ना कहीं उसको वो एक भाषा के आधार पर देखा जाए तो क्या हो रहा है, एक माइनॉरिटी बनते चल जा रही है संस्कृत। तो उसके लिए विद्यालय बनाए गए हैं, संस्कृत विद्यालय। जैसे मदरसा होता है, उर्दू अरबी इस सब के भाषा के लिए की, और माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सारी चीजें दी जाती हैं, अधिकार दिया जाता है। तो यही आपका अनुच्छेद 29 और 30 में कहा गया था। 29 में कहा गया कि किस तरह से अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा की जाएगी, और इसमें मैंने आपको भी बता दिया कि अल्पसंख्यक किस बेसिस पे होता है, और अल्पसंख्यक के बेसिस पे हम किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, किसी पर रोक नहीं लगा सकते। और अनुच्छेद 30 में क्या बोला है? अनुच्छेद 30 में बोला गया अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकता है और उसका संचालन कर सकता है, उसको इसका ये सब करने का अधिकार है। जैसे इसके एग्जाम्पल मैंने आपको मदरसा दिया, संस्कृत विद्यालय दिया। ठीक है, तो ये आपका संस्कृति व शिक्षा के अधिकार में यही दोनों अनुच्छेद थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद है राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था, इसे अब समाप्त कर दिया गया है। 1978 में इसको समाप्त कर दिया गया था और इसके बाद इसको एक लीगल राइट बना दिया गया था। इट वॉज मेड लीगल राइट फ्रॉम फंडामेंटल राइट। आज के डेट में संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार नहीं रहा है, इसको रिमूव कर दिया गया है। तो जो संपत्ति का अधिकार आपको दो जगह देखने को मिलता था, 19F में, जिसको इसको भी हटा दिया गया है, और एक आर्टिकल 31 में, इसको भी हटा दिया गया है। 19F में आपको संपत्ति खरीदने का और उसको संरक्षित करने का अधिकार था। ठीक है,
अब आर्टिकल 31 में संपत्ति से वंचित, आर्टिकल 31 को हटा दिया गया और आपको संपत्ति से वंचित कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। ठीक है, किया जा सकता है। तो 44th अमेंडमेंट 1978 करके राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया, और इसको अब कहाँ पे भेज दिया गया, आर्टिकल 300A में। मतलब देखिए पहले क्या होता था, जैसे कि आपका घर है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से एक हाईवे जा रही है, चाहे आपकी जमीन है, खेती की जमीन है, और यहाँ से हाईवे जा रहा है, अगर आपका जमीन बीच में पड़ जाता था तो आप, अगर आपकी मर्जी होती थी तो देते थे, वरना नहीं देते थे, और ये उनको घुमा के ले जाना पड़ता था। लेकिन आज के डेट में आपको यहाँ पे जमीन देनी ही पड़ेगी, जबरदस्ती आपसे लिया जा सकता है अगर उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा तो। ठीक है, और नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको फ्री में देना पड़ता है, उसका जो मूल्य है वो आपको दिया जाएगा सरकार द्वारा। तो ये सब चीजें पहले नहीं हो पाती थी। तो 1978 के बाद में थोड़ा अच्छा हो गया, क्योंकि मानिए अब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है तो कुछ ना कुछ जमीनें तो बीच में आएंगी, तब सब लोग बोलने लगे कि नहीं हम जमीन नहीं देंगे, अपना घर नहीं तोड़ेंगे, तो ऐसे बहुत परेशानी हो जाती है, डेवलपमेंट के कार्य में बहुत बाधा आती है। इसलिए कहीं ना कहीं इसे मूल अधिकार से हटाकर एक लीगल राइट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मूव था। ये जब हुआ तो उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। तो अभी आज हमने दो फंडामेंटल राइट्स को समझा, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, और हमने समझा संपत्ति का अधिकार या राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31 में। आर्टिकल 31 को खत्म कर दिया गया। तो टोटल मैंने आपको बताया था कि 7 मूल अधिकार थे, इसमें से एक खत्म हो गया, अब 6 बचे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।